हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। टेंस की अगली कड़ी में आप लोगों के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लेकर के आया हूं। और मैंने इसके पहले वीडियोस में आपको प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये अलग अलग वीडियोस में मैंने बताया था। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूं कि एक ही वीडियो में मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना बता दूंगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और ढेर सारा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर अभी तक मेरे इस YouTube चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि मेरा YouTube पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ताकि आप उसको देख करके ढेर सारा ज्ञान प्राप्त करें और परीक्षाओं में ढेर सारे नंबर भी लाए। कोई भी कंपटीशन हो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज है कि उसकी कोई क्लास नहीं होती, वो किसी भी कंपटीशन में, किसी भी जो है परीक्षा में उसका काम लग सकता है, इसलिए इसको पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के मैं सारे सेंटेंस का अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना बताऊंगा और एक ही वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे वो एस आर नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन वर्ड टाइप वाला डब्ल्यूएस टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या उसका भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो, एक ही वीडियो में आप बस केवल देख लीजिए। एक ही वीडियो में इसके सारे सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना बता दूंगा और मेरा दावा है कि कभी आप भूल नहीं सकते हो। एक बार जब इस वीडियो को देख लेंगे, यही नहीं मेरे किसी भी वीडियो को देख लेंगे, चाहे वो लिटरेचर का हो चाहे ग्रामर का हो, अगर मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया, आपने उस वीडियो को देख लिया, तो ये मेरा दावा है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप जीवन भर उसको कभी भूल नहीं सकते। बस पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचान लेते हैं कि वो कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसका हम आपको दो जो है पहचान बताएंगे। पहला पहचान तो आपके सामने कि जब हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आए तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यानी मुख्य क्रिया के अंत में अगर ये शब्द आ जाते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। दूसरे तरह से आप ऐसे इसको भी जान सकते हो कि जब वर्तमान समय में कार्य का जारी होना बताया जाए या कार्य का अपूर्ण होना बताया जाए, यानी पूरा ना हो कार्य अर्थात जारी हो, तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मान लीजिए जैसे कि आपका वाक्य कोई आ गया, मैं किताबें पढ़ा रहा हूं। चलिए एक वाक्य है, मैं किताबें पढ़ा रहा हूं, तो मैं किताबें पढ़ा रहा हूं, मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ गया? रहा आया, मुख्य क्रिया के अंदर रहा हो गया। तो इससे भी पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। दूसरी बात, वर्तमान समय में आपका कार्य का जारी होना बता रहा है, मैं किताबें पढ़ा रहा हूं अर्थात मेरा पढ़ाने का कार्य भी क्या है? वर्तमान समय में जारी है। इट मींस इट इज अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसको हम कैसे हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे, तो उसके फार्मूले में आपको पहले बता दूं और सबसे पहले ये बता दूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब। किसका? इज, एम और आर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होता है। अब हमें ये भी जान लेना है कि इनको हम किन किन के अनुसार लगाते हैं या किसके साथ प्रयोग करते हैं इनका। तो आपको मैं छोटे से बस 1 मिनट में ये बता दे रहा हूं कि अगर आपका इज है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा कि इज है और एम है और आर है, ये 3 चीजें हैं, तो आप समझ जाइएगा कि किसके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। यानी अगर आपका कर्ता ही है, सी है और इट है और या फिर सिंगुलर नंबर है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं एस एन। एस एन मीन्स
सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। और अगर कर्ता आपका सब्जेक्ट मतलब आई है तो आई के साथ सदैव आई का ही प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, केवल आई के साथ ही आई का प्रयोग होता है। और अगर आर है तो इसमें अगर आपका सब्जेक्ट बी है, यू है, दे है या फिर प्लूरल नंबर है, पी फॉर प्लूरल एंड फॉर नंबर यानी बहुवचन। आप हिंदी में इसको सिंगुलर नंबर को एक वचन कहते हो और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हो। तो अगर ये करता आपके हैं तो इनके साथ आर, अगर ये करता है तो एम, अगर ये करता है तो इज का प्रयोग करेंगे। तो इन कर्ताओं के साथ आप इज एम आर का प्रयोग कर सकते हो। एक बार फिर से देख लेते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर, सिंगुलर मतलब कोई एक वचन का है तो इसका प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ सभी प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग होता है। और अगर आपका सब्जेक्ट बी है, यू है, दे है या कोई प्लूरल नंबर का करता है तो उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आर का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब लगाने का, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की साइड क्रिया क्या है, इज एंड आर। और इन कर्ताओं के साथ इज और एम और आर का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हो तो उसके लिए फार्मूला हम लगाते हैं सबसेट, उसके बाद इज या एम या आर, और उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा था, फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम लगा देते हैं आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला होता है। और अगर यही वाक्य आपका निगेटिव हो जाए तो कुछ करना नहीं है, बस जो आपने यहां ये लिखा है हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, तो इन्हीं के बाद अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, अगर कभी नहीं है तो नेवर लगा दीजिए, आपका नेगेटिव भी बन जाएगा आसानी से। अगर यही वाक्य आपका मान लीजिए इंट्रोगेटिव हो और कौन वाला, क्या पहले है यानी एस आर नो टाइप वाला, हमने बताया था ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया है। एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका उत्तर हां ना में दे सकते हैं, और डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका उत्तर हम हां या ना में नहीं दे सकते बल्कि उसको उत्तर देने के लिए कोई ना कोई कारण बताना पड़ेगा। तो एस आर नो टाइप, इसमें मैंने एक हिंदी में भी पहचान बताया था कि इसमें क्या होता है, हिंदी वाक्य में क्या पहले आ जाता है एस आर नो टाइप वाले में, और क्वेश्चन वाले में क्या होता है कि क्या नहीं पहले आता है बल्कि प्रश्नवाचक शब्द चाहे क्या के उनका कैसे कहा जाते हैं वाक्य के बीच में आ जाते हैं। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हो। तो अगर ये आपका एस आर नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव है यानी क्या पहले आ जाए, हिंदी वाक्य में क्या होता है क्या पहले आ जाए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एस आर नो टाइप, एस आर नो टाइप, यानी इसमें क्या होता है एस आर नो टाइप में कि इसमें क्या पहले आ जाता है, यानी इसका उत्तर हम हां या ना में दे सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी आप वीडियोस में बता दिया है, उसको देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम हां या ना में दे सकते हैं, तो हालांकि ये तो अफर्मेटिव है, हमें भी इंट्रोगेटिव में बताना है, तो यहां हो जाएगा एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे के लिए बाद जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, इसमें जो सहायक क्रियाएं होती हैं इज, एम और आर, इनको बाहर कर देते हैं, पहले लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी बाहर कर दिया तो बचा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हो जाएगा। अगर इसी वाक्य में नेगेटिव वर्ड यानी नहीं दिया जाए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो जाए तो कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट की बात अगर नहीं है तो नॉट, और कभी नहीं है तो नेवर। अब मान लीजिए दूसरा वाला वाक्य आ जाए डब्ल्यू एच टाइप वाला, डब्ल्यू एच टाइप वाला यानी डब्ल्यू एच टाइप वाला मतलब कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए प्रश्न शब्द, यानी जिसका उत्तर हम हां या ना में नहीं दे सकते हैं, तो क्या करते हैं यही फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले हम डब्ल्यू एच यानी उन प्रश्नवाचक शब्दों को पहले लिखते हैं। उसके बाद आपका ये फार्मूला इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूले के अनुसार। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नॉट, और कभी नहीं है तो नेवर, यानी अब इस फार्मूले से
आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हो। एज एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए आपका वाक्य मैं किताबें पढ़ रहा हूं, जो मैंने अभी बताया, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव फार्मूला लगा लीजिए अफर्मेटिव वाला। सब्जेक्ट क्या है? पढ़ा रहा हूं, किताबें पढ़ा रहा हूं। कौन किताबें पढ़ा रहा हूं? मैं। तो सब्जेक्ट आपका आई हो गया। अब आई के साथ प्रेजेंट टेंस में सभी आई का प्रयोग होता है। यहां देखिए मैंने बता दिया था आई के साथ यहां लिखेंगे आई एम। फिर लिखा है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब कार्य, पढ़ाना मेरा कार्य है, तो टीच हो जाएगा। और टीच में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। लिखा है यहां मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो टीचिंग हो गया। प्लस ऑब्जेक्ट क्या, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? किताबें, तो हो गया द तैयार। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आई एम टीचिंग द बुक्स। अगर एक बार आपका नेगेटिव हो जाए कि मैं किताबें नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप इसी इज एम आर के बाद नॉट या नेवर, यानी नहीं है तो नॉट, अगर कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर नहीं आ गया है तो आप आई एम के बाद लगाना था ना, क्योंकि इज एम आर में से यहां आई एम है तो आई एम के बाद लगा दोगे नॉट। इस तरह से आपका नेगेटिव भी हो गया। तो आप आसानी से इसको बना सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस को और अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस को। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। मान लीजिए आपका वाक्य आ जाए कि क्या वह कपड़े धो रही है। मुख्य क्रिया कहते हैं रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कपड़ा धोने का कार्य उसका जारी है। अब वाक्य में आ गया है क्या, क्या यानी क्या वह कपड़े धो रही है, तो दो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था, एक एसआर टाइप और एक डब्ल्यूएस टाइप। तो यहाँ पर क्या है, क्या पहले अगर वाक्य में आ जाता है तो ये एसआर टाइप और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, यानी जिसका उत्तर हम हां ना में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा क्या वह कपड़े धो रही है, अगर धो रही है तो हां यस, अगर नहीं धो रही है तो नो नहीं, इसका उत्तर हां या नो में दे सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, एसआर नो टाइप वाला यानी इस वाक्य का हम जो क्या करेंगे, इसका जो है फार्मूला लगाएंगे। तो इज एम आर इसमें पहले लिखा जाएगा, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। वह कर्ता इसमें सी है, कपड़े को तो ये सी निभा, तो सी के साथ क्या करते हैं, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज, यानी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज एम आर में से क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। अब इसके बाद है यानी इज एम आर में से हमने इज लिखा कर्ता सी के अनुसार। अब सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने किसके अनुसार इज लगाया, सी के अनुसार, तो ये सब्जेक्ट आपका हो गया, तो इज सी। फिर उसके बाद मेन वर्ब, कार्य मेरा क्या है, धोना, धोना, धोना वाश। और इसमें क्या कह रहा है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लिख दीजिए, तो वाश में क्या जोड़ देंगे, एनजी, वॉशिंग। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, वह क्या धो रही है, तो कपड़े धो रही है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कपड़े, द क्लॉथ्स। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार कर करके, वो भी आसान टाइप वाला, क्या पहले वाला आगे नहीं आएगा। यानी जब हिंदी वाक्य में क्या पहले आ जाता है तो जान लीजिए कि ये आसान टाइप वाला है, इसका अनुवाद हम इस फार्मूले से करेंगे, क्योंकि इसका उत्तर हम हां या ना में दे सकते हैं। अगर एक वाक्य आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाए, जैसे क्या वह कपड़े नहीं धो रही है, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नॉट, और कभी नहीं तो नेवर। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या, सब्जेक्ट क्या है, सी, यहां आपको लगा सकते हैं इट मींस इफ शी नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या वह कपड़े नहीं धो रही है, तो आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया एसआर नो टाइप वाला, यानी एसआर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद एसआर नो टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। अब आइए तीसरे उदाहरण की तरफ, एग्जांपल की तरफ, यानी क्वेश्चन बीच में आ जाए, जैसे तुम क्यों कक्षा में शोर मचा रहे हो। चलिए देखिए मुख्य क्रिया में क्या है, राइट, यानी शोर मचाने का कार्य वर्तमान समय में भी कक्षा में क्या जारी है, इट मींस इट इज अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और यहां पर प्रश्न पूछा गया है, इट मींस इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां देखिए डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां देने पर समासन कहां गया, बीच में आ गया, देख लीजिए क्वेश्चन कहां गया, बीच में आ गया, और आप इसका उत्तर हां या ना में नहीं दे सकते।
देख लीजिए, तुम क्यों कक्षा में शोर मचा रहे हो? हाँ, कहा एस में नहीं आया। तुम कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हो? नो, उत्तर नहीं आया। तो इट मींस इट इज अ WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसका जो है हम अनुवाद इस फार्मूले के अनुसार करेंगे, क्योंकि इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो ये फार्मूला जिसका उत्तर हाँ ना में नहीं दे सकते। तो WH पहले लिखेंगे। WH का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी W से आने वाले प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, whom और H फॉर हाउ, यानी इनकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो क्यों आ गया है? तो क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई, तो हम WH में सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हाई लिखेंगे। व्हाई के बाद इज, एम, करता यू के अनुसार, यू के अनुसार क्या लगता है? बी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आर हो जाएगा। आर के बाद लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी क्या पहचान है? जिसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए सब्जेक्ट होता है, हमने यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाया, इसका मतलब सब्जेक्ट आपका क्या है? यू है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? उसके बाद कह रहा वर्ब का, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिख मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? मचाना, शोर मचाना। तो मचाना की अंग्रेजी होती है मेक, और मेक में जोड़ रहा है आईएनजी फॉर्म में मेकिंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या मचा रहा है? शोर। शोर क्या है? नॉइज। नॉइज मींस शोर। फिर आपका एक और ऑब्जेक्ट है कक्षा में, उसकी अंग्रेजी उसके बाद लिख देंगे, यानी कहां मचा रहा है? कक्षा में, तो ए नॉइज इन द क्लास। हो गया आपका वाक्य, तुम क्यों कक्षा में शोर मचा रहे हो? मींस व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू स्टेप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार है करके। अगर एक वाक्य आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाए, जैसे तुम क्यों नहीं कक्षा में शोर मचा रहे हो, तो भैया बताया गया था कि सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में नहीं आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं है, या आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया, तो आप सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट, और कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट इसमें आपका यू है, तो यू के तुरंत बाद आप क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। मान लीजिए कोई वाक्य है आपका, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, अफर्मेटिव बात को स्वीकार कर लिया गया है। अफर्मेटिव वाला फार्मूला लगा लीजिए, सब्जेक्ट इज एम, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। करता कौन है? लड़के। लड़के कितने हैं? बहुत सारे लड़के हैं, तो द बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द बॉयज। द बॉयज क्या है? प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। आप यहाँ आर लगा दोगे। आर के बाद लिखा है मेन वर्ब उड़ाना। उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाइट। फ्लाइट में क्या जोड़ना है? आईएनजी फॉर्म। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, क्या उड़ा रहे? पतंग, तो दी काइट। तो लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। अब आप यहाँ काइट को काइट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, तो लगभग हर कोई एक एक पतंग उड़ा रहा होगा, तो नहीं पतंग भी ज्यादा होंगे, तो दी बॉयज आर फ्लाइंग दी काइट्स बनकर तैयार है आसानी से। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखें, और एक ही वीडियो में आप अफर्मेटिव भी बनाना देखें, अफर्मेटिव में नेगेटिव भी बनाना देखें, फिर इंट्रोगेटिव एसआर नो टाइप वाला उसका इंट्रोगेटिव भी देखें, उसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी देखें, फिर डब्ल्यूएस टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें बनाना, फिर उसका भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव देखें। तो इस तरह से एक ही वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को खत्म कर दिया, फिर उसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव सेंटेंस भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस भी। बस अगले टेंस की अगली कड़ी में मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको बिल्कुल वेट कीजिएगा, और तब तक के इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल ज्ञान बाइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जस्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो YouTube पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसको देखें और आप हर कंपटीशन को बीट करें। थैंक्स, अल्लाह।